तो दोस्तों आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मगध का उत्कर्ष पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ, किस तरह मगध जो साम्राज्य था वो अस्तित्व में आया, उससे पहले कौन था, कैसा था, क्या था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज आप 100% प्राचीन भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे। मात्र 10 मिनट के अंदर सारा कुछ पढ़ के जाओगे, चाहे वो एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे कैसे भी नॉलेज की दृष्टि से हो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है आज का। तो बस मगध का उत्कर्ष हम पढ़ने जा रहे हैं, और आज उस मगध के उत्कर्ष में सबसे पहले देखा जाए तो मगध पर हर्यक वंश का शासन चलता था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आया, और हर्यक वंश में जो राजा थे वो बिंबिसार थे। उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का एक और पुत्र हुआ उदयन। उदयन जो हुआ, उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, और जो अजातशत्रु था, जो उसका बाप था, उसने वज्जी में अपनी राजधानी को बनाया। तो कहीं ना कहीं अगर आप सबसे पहले देखोगे कि मगध राज्य का उत्कर्ष होने के पहले क्या था, मगध राज्य का उत्कर्ष होने के पहले हर्यक वंश था, और हर्यक वंश का राजा बिंबिसार था, और बिंबिसार ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद उनका जो पुत्र हुआ, बिंबिसार ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, उनकी पत्नी ने हुई, लेकिन माता पिता का योगदान दोनों का ही रहता है। तो उनका पुत्र अजातशत्रु था, वो वज्जी का राजा बना, और उसके बाद में उदयन हुआ। उदयन पाटलिपुत्र का भी राजा बना, अर्थात उन्होंने अपनी राजधानी उसको पाटलिपुत्र को बना लिया। उसके बाद में उदयन की मृत्यु हो जाती है, और शिशुनाग वंश जो था वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हर्यक वंश के जो अंतिम राजा थे वो उदयन थे, और उदयन की मृत्यु हो जाने के बाद में शिशुनाग वंश आ जाते हैं। और शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग वंश में जो पहले राजा होते हैं वो शिशुनाग ही होते हैं, अर्थात उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। और उसके बाद में शिशुनाग का एक बेटा होता है महापद्मनंद। बेटा नहीं, वो दुश्मन होता है। महापद्मनंद जी वास्तव में हुआ क्या था, उस टाइम पर साम्राज्य को हड़पने की काफ़ी प्रचलन था। लोग मतलब चाहे अपने बेटे को, चाहे अपने बाप को, कोई किसी को नहीं देखता था। केवल साम्राज्य की भूख और साम्राज्य की व्यसना को प्राप्त करने के लिए सिर्फ उनको हत्या करनी थी और साम्राज्य को हड़पना। इस तरह की नीति जब हर्यक वंश समाप्त हुआ, उसमें शिशुनाग वंश आया। राजा शिशुनाग इस वंश के प्रथम राजा हुए। उनका पुत्र हुआ, पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र ने कुछ भी इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि पुत्र ने क्या किया। लेकिन अंततः महापद्मनंद जी को घनानंद के जो शासक थे, अर्थात जो नंद वंश के शासक थे, उन्होंने उन पर आक्रमण किया और महापद्मनंद जी को मौत के घाट उतार दिया। तो महापद्मनंद जी की नंदवंश के शासक थे महापद्मनंद, और उन्होंने शिशुनाग को मार डाला। और उसके बाद में घनानंद हुए। घनानंद के समय ही सिकंदर का हमला हो जाता है। और उसके बाद हुआ क्या कि एक बार घनानंद ने न्योता दिया सब लोगों का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी पहुँचे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य पहुँचे तो घनानंद जी ने उनका स्वागत सत्कार अच्छी तरह से नहीं किया, और उनका एक तरह से अपमान हो गया चंद्रगुप्त मौर्य जी का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि मैं अपनी चुटिया जब तक नहीं बांधूंगा, जब तक नंद वंशों का शासन समाप्त नहीं कर दूंगा। उसके बाद जो नंद वंश था उसका समापन हो जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर राज्य करते हैं। उस टाइम पर चाणक्य अर्थात कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय मुद्रा जो यण चलती थी। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य प्लस सेल्यूकस निकेटर में दोनों में युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है, और मेगस्थनीज को वो इंडिया भेज देता है, जिसे इंडिया का नामक पुस्तक की रचना की थी। शासन जो है शासन उस समय 7 वर्गों में चलता था। उसमें 30 सदस्य होते थे जो कि शासन चलाते थे। उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, जिसने 297 से 272 तक अपना शासन किया। अर्थात
उस समय सीरिया का शासक डाइमेकस आया था। सीरिया का शासक डाइमेकस आया था उसके शासनकाल में। बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ था, जो कि 273 से 232 तक रहा। ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अभी। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा और ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी, अरामाइक आदि शिलालेख उसने लिखे। ब्राह्मी लिपि को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनको पढ़ा। अब उस समय जो अशोक जी थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के स्तूप बनवाए थे, एक सांची में, एक सारनाथ में, एक तक्षशिला में। उसके बाद में अशोक के बाद बृहद्रथ होते हैं, जो कि अंतिम मौर्य राजा होते हैं। बृहद्रथ की अब मौर्य उत्तर काल में चलते हैं। तो मौर्य उत्तर काल में अर्थात जब मौर्य वंश का थोड़ा थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं ना, अंत समय आता है, उसको बोलते हैं मौर्य उत्तर काल। उसमें शुंग, कर्ण और सातवाहन, इक्ष्वाकु, चेदी वंश, हिंद यवन शासक, हिंदी, यूनानी, शक और कुषाण आते हैं। और लास्ट में होता क्या है भाई साहब, बृहद्रथ की हत्या हो जाती है, जो कि अंतिम मौर्य शासक था। बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग आते हैं। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। देवभूति थे, देवभूति की भी हत्या हो जाती है। और उस टाइम पर पतंजलि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, क्योंकि वासुदेव जो कर्ण वंश के शासक थे, उन्होंने देवभूति अर्थात जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे उसकी हत्या कर दी थी। और वासुदेव फिर उसके बाद में राजा बन गए थे, जो कि कर्ण वंश के राजा हुए। सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था, जिसकी भी हत्या हो चुकी थी। उसकी हत्या सिमुक ने की थी, जो कि सातवाहन वंश का राजा था। उसके बाद में कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। और इस सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रभावी शासक होते हैं। इक्ष्वाकु वंश उसके बाद में सातवाहन वंश के बाद इक्ष्वाकु वंश आता है। इक्ष्वाकु वंश में राजा आप जानती हैं राजा दशरथ जी थे। और चेदी वंश जो राजा खारवेल और चेदी वंश जो संबंधित राजा खारवेल संबंधित है, हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी सूचना मिलती है। उसके बाद हिंद यवन शासक आ जाते हैं। उसमें मिनांड सबसे प्रभावी राजा हुआ था। बौद्ध धर्म उन्होंने क्या है कि बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी नागसेन से प्राप्त कर ली थी। और इसकी जानकारी जो है मिलिंद पन्नों से मिलती है। उसके बाद इसी समय हिंद यवन शासकों के समय में सोने के सिक्के भी चलाए गए। उसके बाद शकों का शासन रहा, कुषाणों का शासन रहा। अंत में 78 ईस्वी में कनिष्क का शासन रहा, जिन्होंने शक संवत शुरू किया। इसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जैसे काफ़ी विद्वान थे। उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश में पहला राजा श्रीगुप्त हुआ था, प्रथम शासक, जिसको संस्थापक कहते हैं गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण शासक होते हैं 319 से 335 ईस्वी तक। और उसके बाद समुद्रगुप्त आ जाते हैं, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। B.A. स्मिथ के अनुसार गुप्त संवत की शुरुआत भी समुद्रगुप्त ने ही की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं 375 से 415 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम आते हैं 145 से 455 AC तक। और उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। हरिशेन जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना करते हैं। इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद जो स्तंभ है में समुद्रगुप्त के बारे में बीणा बजाते हुए और ये दिखाया गया है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो शकों को पराजित किया उन्होंने, और उपाधि विक्रमादित्य की उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद में चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनको उपाधि मिली थी महाराजाधिराज की। पत्नी समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी वो लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से उनका विवाह हो जाता है समुद्रगुप्त का, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में आ जाते हैं। उसमें 9 विद्वान थे, जिसमें कालिदास और अमर सिंह प्रमुख थे। कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की रक्षा की अर्थात निर्माण करवाया। विष्णु शर्मा ने पंचतत्वों का रचना की। कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतुसंहार की रचना की। आर्यभट्ट बराहिमिर ब्रह्मगुप्त महाभारत की रचना भी गुप्त काल में ही।
उसके बाद गुप्तोत्तर काल आ जाता है, क्योंकि गुप्त काल का भी अंत निश्चित है। तो गुप्तोत्तर काल आता है, इसमें हर्षवर्धन का काल चलता है, गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, हर्षवर्धन राजा हो जाते हैं उस टाइम के वंश। उसके बाद में पुष्यभूति वंश आ जाता है, इसके शासक कौन होते हैं? हर्षवर्धन होते हैं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के बाद में हर्षवर्धन का काल कहा जाता है, क्योंकि उसमें हर्षवर्धन राजा हुए थे उसके पहले, इसका वंश था पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन को उपाधि मिली थी परम माहेश्वर, और नाटक प्रियदर्शिका था, उसमें सिक्के चलाए गए थे, शिव पार्वती के चित्र उसमें थे। संरक्षण मिला था नालंदा विश्वविद्यालय को, दिया गया उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। किसने? हर्षवर्धन ने। ताम्रलिप्ति में उस समय प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। यात्री चीनी हुएनसांग भारत आए थे उस समय। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उस समय बाणभट्ट ने भी हर्षचरित की रचना की थी। इसमें क्या मोड़ आता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन तृतीय में युद्ध हो जाता है। इसकी जानकारी जो है हमें ऐहोल अभिलेख में मिलती है। युद्ध की जगह जो है नर्मदा के तट पर इनमें युद्ध होता है, हर्षवर्धन और पुलकेशन तृतीय में। पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश संस्थापक की अगर बात की जाए, मध्यकाल अर्थात प्राचीन काल के बीत जाने के बाद जैसे ही मध्यकाल प्रारंभ होता है तो उस समय कुछ और भी वंश थे, जैसे पाल वंश, गोपाल जी थे इसके संस्थापक। सेन वंश के सामंत सेन थे। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम थे। चंदेल वंश के नन्नुक थे। कलचुरी व चेदी के कोक्कल थे। राष्ट्रकूट के दंतीदुर्ग थे। पल्लव वंश के सिंह विष्णु थे, और चोल वंश के विजयालय थे। सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम थे, और चाहमान अर्थात चौहान वंश के वासुदेव थे। तो इस तरह से हमने इन काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्कस किया। आई थिंक आप लोगों को 90% समझ में आया होगा। अगर 90% नहीं 80% भी आप समझ लेते हैं ना, जैसे वो सारी चीज़ थी जो डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।